ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो देखो, ह्यूमन आई यूजेस लाइट एंड इट enables us to see around us, राइट। ह्यूमन आई हमें लाइट को यूज करती है, ऑब्वियसली लाइट को यूज करेगी, अदरवाइज वी कैन नॉट सी थिंग्स। अगर अंधेरा हुआ तो ऑब्वियसली कोई नहीं देख सकता, और ये इसकी हेल्प से हम चीजों को देख पाते हैं। पर यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर भी एक लेंस होता है, जस्ट लाइक लाइट में हमने लेंस पढ़ा है। दो तरह के लेंस होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कनकेव। दो तरह के लेंस होते हैं। तो हमारी आईज में कौन सा लेंस होता है? एक कन्वेक्स लेंस होता है। ये कन्वर्ज करता है या डाइवर्ज करता है? कन्वर्ज। ठीक है, डिविजन लाइट जला देना, नीचे वाले सारे बटन ऑन। ठीक है, तो ये कन्वर्जिंग लेंस है, तभी तो ये हमारी आईज के अंदर इमेज बना पाएगा एक जगह पे। तो आई का लेंस कौन सा नेचर का है? पहला पॉइंट कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स। लिखो, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड में ह्यूमन आई हैज अ कन्वर्जिंग ब्रैकेट में कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आई हैज कन्वर्जिंग ब्रैकेट में लिखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, बुक में लिखना चाहो तो बुक में भी लिख सकते हो, पर इधर देखें नेक्स्ट पॉइंट। चलो कॉपी में लिखो, सारे अच्छे से नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई तो हम जानते ही हैं, तो ये हमें एनेबल्स अस टू सी, अभी हमने बात करी थी। तो ह्यूमन आई इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन। इट एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई? इसको मेरे साथ ड्रॉ करेंगे, ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर। तो देखो, सबसे पहले तुम इसको डबल मेम्ब्रेन सा बनाओगे। ठीक है, दो सर्कल्स बनाओगे, देखो समझो, और ये आगे की साइड पे बल्ज होगी। आओ, आगे की साइड पे क्या होगा? बल्ज। लाइक दिस। एक इधर बैठो, एक पीछे बैठो, चेयर देना पास करना, या तो उस पर शिफ्ट हो जाओ। ठीक, इसको सीधी करके उस पर शिफ्ट हो जाओ। हाँ, एक उधर बैठ जाओ, एक इधर बैठ जाओ, जल्दी से आ जाओ जल्दी। क्या हो गया? अच्छा देखिए, तो एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है ह्यूमन आई की। इतना बनाओ, जल्दी से शुरू करो। फिर इधर को एक देखो, ये छोटे से थिकनिंग सी दिख रही होगी, ये पिगमेंटेड सी बॉडी है, इसको ऐसे ही बनाना है, लाइक दिस। और इसके अंदर यहां पे देखोगे एक मसल दिखेगी, ये इधर देखोगे एक मसल दिखेगी, ये। और फिर इसके अंदर एक लेंस दिखेगा तुम्हें। मेरा डायग्राम छोटा है, इस स्केल पे बनाओगे तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसके अंदर तुम्हें एक शेडिंग और दिखानी होगी, ये ठीक है। और पीछे की साइड से ये जो दोनों मेम्ब्रेन है ये जुड़ेंगी नहीं, ये बाहर की तरफ जाएंगी, लाइक दिस, एंड दिस विल फॉर्म नर्व, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, ये ड्रॉ करो और लेबल करो। तो देखिए, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहां पर, अच्छा एक और लाइन दिख रही है, अगर तुम्हें ध्यान दो तो यहां पे एक छोटी सी लाइन और है इसके ऊपर, ये दिख रही है, पतली सी लाइन दिख रही है। तो ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये है कॉर्निया। कॉर्निया इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई। फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्ट करना आंख को, है ना, समझ आई ये वाली बात। सेकेंडली, अगर तुम ध्यान दो तो यहां पर दो चैम्बर्स हैं, एक ये चैम्बर है, एक ये चैम्बर दिखाई दे रहा है, यस और नो, और एक ही बड़ा चैम्बर, एक छोटा चैम्बर है, एक बड़ा चैम्बर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, यहां पे जो फ्लूइड फिल्ड है, ह्यूमर माने लिक्विड है, तो आगे जो फ्लूइड फिल्ड है इसे बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं?
एक्वस ह्यूमर। और जो यहाँ पे फ्लूइड फील्ड है इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। तो दो जगह पे हमें लेबल करना है, एक एक्वस ह्यूमर, उल्टे एरो करेंगे, एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर जो यहां पे फिल्ड होगा, विट्रस ह्यूमर। अच्छा ठीक है, लेंस कहाँ है ये, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन लेंस। ठीक है, यहां पे तुम्हें दिख रहा होगा दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक ये है कॉर्निया। हेलो हेलो, अब आते हैं इन बातों पर कि ये आगे वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बना है, ये जो लेंस के ऊपर आ रहा है, ये हमारी आईज के ब्लैक ब्राउन ग्रे होने वाला स्ट्रक्चर है। तो ये पिगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, पिगमेंटेड, माने इसके अंदर कलर ऑफ आईज हमारा इसी से डिफाइन होता है। ये है हमारा आइरिस। क्या है ये, आइरिस। आइरिस ये वाला पार्ट है आइरिस। ठीक है, ये जो लेंस के ऊपर को कवर कर रहा है। आइरिस एक जगह पे छूट गया है सेंटर में। हाँ मेहुल क्या फनी है मुझे बताओ तो, कुछ फनी नहीं है। अच्छा, प्यूपिल, बीच में एक एरिया है जो रह गया है। हाँ, आइरिस दोनों साइड है और बीच में एक होल है, और वो होल को हम बोल रहे हैं प्यूपिल। प्यूपिल से लाइट एंटर करती है आईज में। ठीक है चेतन, तो प्यूपिल का जो डायामीटर है कि प्यूपिल बड़ा है या छोटा है, वो आइरिस कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है, आइरिस। आइरिस अगर बढ़ जाएगा तो प्यूपिल छोटा हो जाएगा, अगर आइरिस छोटा हो जाएगा तो प्यूपिल बढ़ जाएगा। तो ये कैसे होता है, जैसे एकदम से तुम धूप से आ जाओ अंधेरे कमरे में तो कुछ भी दिखाई नहीं देता है ना। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि तब हमारा आइरिस से प्यूपिल का साइज छोटा हो रखा। क्यों, क्योंकि बाहर लाइट बहुत ज्यादा थी। पर जब तुम अंधेरे कमरे में आए तो एकदम से प्यूपिल का साइज बढ़ नहीं पाया, वो धीरे धीरे बढ़ते। पर तुम एकदम अंधेरे में आ गए तो तुम्हें अंदर कुछ दिख ही नहीं रहा, क्योंकि एकदम धूप से आए हो और अंधेरे कमरे में जीरो विजिबिलिटी। क्यों, क्योंकि तुम्हारा प्यूपिल का साइज बहुत छोटा है। जैसे ही प्यूपिल का साइज बड़ा होगा तो लाइट ज्यादा आएगी, तो तुम अंधेरे में भी देख पाओगे। समझ में आई ये वाली बात। तो लाइट का कंट्रोल प्यूपिल से होता है। किससे होता है, प्यूपिल से। क्लियर है। और प्यूपिल का कंट्रोल कौन होता है, आइरिस। समझ आई बात। आइरिस की एक और प्रॉपर्टी थी, इट इज पिगमेंटेड। क्या होता है, यानी कलर्ड होता है। क्लियर है नहीं वाली बात। आते हैं इधर, एक तुम्हें दिख रहा होगा लेंस को जिसने पकड़ रखा है वो है सीलियरी मसल। यहां पे लिखा नहीं है, सीलियरी मसल। क्या है सीलियरी मसल, ये दोनों रीजन्स, ये दोनों साइड जहां से लेंस को हमने पकड़ रखा है, दैट इज सीलियरी मसल। ठीक है। अच्छा, ब्रेन तक सिग्नल ले जाने के लिए कोई नर्व तो होगी, ऑप्टिक नर्व। यहां पे एक रीजन होता है फोएवा, जो कि मैक्सिमम रेजोल्यूशन का होता है, ये वाला रीजन जहां पे ये थिकेंड होता है, ओ सॉरी, जहां पे रेटिना बहुत थिन होती है, यहाँ पे लाइट आती है तो रेजोल्यूशन हाई होता है। मतलब तुम्हारे को पिक्चर बहुत साफ दिखेगी अगर वो यहाँ पे आया तो लाइट। ठीक है, एक रीजन है। इसके अलावा अगर लाइट यहाँ पे पड़ती है जहां से नर्व्स जा रही हैं, तो वो तुम्हारा ब्लाइंड स्पॉट होता है। ब्लाइंड स्पॉट का मतलब वहां से तुम देख नहीं सकते। अगर वहां पे कोई लाइट आएगी तो वो दिखेगी नहीं, पर थैंक्स टू आवर टू आईज तो हमारे ब्लाइंड स्पॉट का हमें पता नहीं लगता, क्योंकि इस आईज का ब्लाइंड स्पॉट अलग होगा, इसका ब्लाइंड स्पॉट अलग होगा। तो दोनों का ब्लाइंड स्पॉट अलग है, तो तुम्हें हर जगह दिख रहा है। पर अगर तुम एक आंख से देखोगे तो कुछ रीजन की लाइट नहीं आएगी, कुछ चीज नहीं दिखेगी। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी अगर तुम करना चाहो तो कॉपी के ऊपर एक पेन लेके तुम अपना ब्लाइंड स्पॉट देख सकते हो। करना है ट्राई कि कहाँ से हमारा ब्लाइंड स्पॉट कहाँ है। तो तुम कैसे करोगे ना, तुम जैसे पेन यहाँ पे दो फिगर बनाओगे, एक ट्राइंगल और एक स्क्वायर।
पर इसको कितने डिस्टेंस पे रखोगे? करीब 3-4 सेंटीमीटर पे। एक रेक्टेंगल, एक ट्राइंगल बना दो, शेड कर दो, और एक चलो ये बना दो, इतने डिस्टेंस पे रख दो, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है डिस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें क्या करना, दोनों फिगर अलग बनाना, एक शेडेड एक नॉन शेडेड बनाना, एक को ट्राइंगल एक को सर्कल बनाना। फिर क्या करना, अपनी एक आई बंद करना। अगर सपोज तुमने अपनी लेफ्ट आई को बंद किया तो तुम राइट वाली फिगर को देखना है, क्रॉस डायगनल। अगर तुम इस आंख को बंद कर रहे हो तो इस साइड वाली फिगर को देखोगे, ना 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 ना, जो आईज ओपन है उसकी ऑपोजिट वाली फिगर देखोगे। जैसे ये मेरी राइट आई ओपन है, तो मैं दूसरी साइड वाली फिगर को देखूंगा, तो मुझे एक पॉइंट आएगा। फिर तुम फोकस करोगे अपने आसपास ले जाके, तो एक पॉइंट आएगा जब वो दूसरी फिगर गायब हो जाएगी, और तब एक ही फिगर दिख रही होगी तुम्हें। तो वो ऐसे नहीं देखना थोड़ा सा तुम्हें फोकस तो करना पड़ेगा इस चीज को, घर पे ट्राई करना। अगर तुम सभी नहीं, दोनों आंखों से हो जाता है गायब, फिर अच्छा बहुत ज्यादा फोकस। ऑलराइट, अब जल्दी से देखते हैं। तो हमने यहाँ पे प्यूपिल सीलियरी मसल्स का फंक्शन देख रहे हैं। सीलियरी मसल होल्ड करता है क्रिस्टलाइन लेंस को, और ये क्या करता है, ये लेंस की थिकनेस बढ़ाता और कम करता है। दैट इज, उसको थिक और थिन करने का काम किसका है मेहुल? किसका फंक्शन बता रहे हैं? सीलियरी मसल का। किसका? सीलियरी मसल। थिक और थिन करना से क्या होता है, पावर चेंज हो जाती है लेंस की। पावर, थिक की अलग लेंस की पावर अलग होती है और थिन की अलग पावर होती है। तो इससे क्या होता है, अब मैं यहाँ वाले को भी फोकस कर पा रहा हूँ, यहाँ वाली चीज को भी फोकस कर पा रहा हूँ। ये कैसे पॉसिबल है? लेंस की फोकल लेंथ तो एक ही होती है, पर क्रिस्टलाइन लेंस की फोकल लेंथ चेंज करी जा सकती है। किसके द्वारा? सीलियरी मसल के द्वारा, बाय चेंजिंग दी थिकनेस ऑफ दी लेंस। थिकनेस बढ़ाओ घटाओ तो उससे पावर ऑफ लेंस चेंज हो जाती है। समझ में आई ये वाली बात? तो यू कैन, अगर फोकस ऑब्जेक्ट इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, इसमें तुम्हारी थिकनेस ऑफ लेंस बस बदलती जाती है। क्लियर है ये पॉइंट? तो मानव देखियो फोन यूज कर रहा है क्या? नहीं? अच्छा इधर ध्यान दो। तो इस केस में फंक्शन सबके हो गए। कॉर्निया का फंक्शन प्रोटेक्शन, आइरिस का फंक्शन प्यूपिल का साइज को कंट्रोल करना, प्यूपिल का फंक्शन controls the intensity of light. Aqueous humor and vitreous humor are the fluids filled in the vitreous chamber and the aqueous chamber. दो चैम्बर हैं, उसमें फ्लूइड तो फिल होगा ही ना। और crystalline lens is the main thing जिससे that enables us to see by converging the light rays over retina. तो रेटिना का फंक्शन है एज अ स्क्रीन जिसपे इमेज बनेगी। ऑप्टिक नर्व्स क्या लेके जाएंगे? सिग्नल लेके जाएंगे, और ऑप्टिक नर्व सिग्नल ब्रेन तक लेके जाएंगे। ठीक है ना ये वाली बात? तो हम इन सब के अब फंक्शंस लिखेंगे, पर फंक्शंस होने चाहिए बुक की लैंग्वेज में, और ये सारे फंक्शंस ऑलमोस्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, रेटिना की डेफिनेशन एंड फंक्शन। तो रेटिना दिख रहा है तुम्हें? लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज on the light sensitive region known as retina. अच्छा, light enters through a thin membrane called cornea. इसके अंदर लिखा नहीं है पर ये लिखना होगा, it provides protection. It provides protection. cornea में क्या लिखना है एडिशनल? provides protection. सुन लो पहले। अच्छा, आई बॉल का साइज दे रखा है, अभी इसको नहीं लिखते, अलग से लिख लेंगे। ठीक है, रिफ्रैक्शन अगर करता है, ये वाली बात भी क्लियर है। आइरिस का फंक्शन यहां पे दिख रहा होगा। आइरिस इज अ डार्क मस्कुलर डायफ्राम दैट कंट्रोल्स द साइज ऑफ प्यूपिल। प्यूपिल कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट। कितने फंक्शंस हो गए? 1 2 3 4 इस पेज पे हो गए। जल्दी से लिखो लर्न करने के बाद। पहले लर्न करो फिर लिखो, शुरू करो। सो नेक्स्ट हो गया, बता। नेक्स्ट फंक्शंस देखो। रेटिना का, आ रहा वहीं पे यहीं रुक,
रेटिना, ठीक है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन। पॉइंट वाइज लिखना है सारा कुछ, मैं समझा सब चुका हूं ना, कुछ एक पॉइंट रह गया होगा तो लिखता हूं, जल्दी से लिखे। ठीक है, यहां पे देखो लिखा हुआ है कि अगर डिम लाइट होती है तो ये पॉइंट याद रखना, आइरिस एक्सपैंड्स एंड अलाउज मोर, pupil allow more light. When light is very bright, the iris contracts and allows less light. ठीक है, तो ये पॉइंट लिखो स्टार डाल के। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, हाउ डज our eye ensures that we are able to see even in different light conditions. How does our eye ensure that we are able to see even in different light conditions? बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट और बहुत डिम लाइट, उन दोनों में हमें दिखाई कैसे देता है? तो उसके आंसर, जब लाइट ब्राइट है, मैंने समझा चुका हूं, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल एक्सपैंड्स, अलाउज लेस लाइट। उल्टा हो गया, लाइट इज ब्राइट, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट, प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट्स द प्यूपिल, आइरिस कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, आइरिस किसको कम कर रहा है? प्यूपिल को। व्हेन डिम लाइट, आइरिस एक्सपैंड्स प्यूपिल, हम प्यूपिल को बात कर रहे हैं, आइरिस की बात नहीं कर रहे। आइरिस प्यूपिल को बढ़ा देता है या आइरिस प्यूपिल को कम करता है, इसी लैंग्वेज में लिखेंगे आंसर, लिख दो। लेंस तो पीछे है ना उसके प्यूपिल के, तो प्यूपिल बस लाइट को कंट्रोल कर रहा है कितनी लेंस पे गिर रही है। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम बोले जो स्ट्रक्चर्स ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में रिलेटेड है, वो कौन से? देखो, अगर हमारे को विजुअल इंपेयरमेंट हो सकता है अगर दो तरह के डैमेज हो जाए। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो लाइट के आने के लिए बने हैं, और वो कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में इन्वॉल्व है? कॉर्निया, प्यूपिल, आई लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रेस। ये सब क्या कर रहे हैं? लाइट को आने का रास्ता दे रहे हैं, है ना। और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल ले जा रहे हैं, ये दूसरे हैं। ये कौन से? कन्वर्जन ऑफ लाइट टू द इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो कौन से? रेटिना और, हाँ बोलो, ऑप्टिक नर्व। हाँ बोलो, नहीं है कोई बात नहीं, फिर भी तुम ये पॉइंट याद रख लो। ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है? लिखो पॉइंट बना के, ट्रांसमिशन ऑफ लाइट में कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, और कन्वर्जन ऑफ लाइट टू इलेक्ट्रिकल इंपल्स, हमारे ब्रेन के मैसेज तक पहुंचाने में कौन इन्वॉल्व है? ये दो पॉइंट्स लिखो। ये दोनों के खराब होने से हमारी आईज खराब हो जाएंगी। ऑलराइट, सो नेक्स्ट, यहां पे लिखा है कि लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं रेटिना पे। मतलब क्या है? रेटिना वो स्ट्रक्चर है जो कि लाइट के सिग्नल को हमारे नर्व्स तक पहुंचाएगा, और नर्व से हमारा मैसेज पहुंचेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्स। किसकी फॉर्म में? इलेक्ट्रिकल इंपल्स। मतलब वो करंट की तरह चलेगा। जैसे हमारी आईज, मुझे जो भी दिख रहा है वो पहले इमेज बन रही है मेरे लेंस पे, लेंस से बन रही है रेटिना पे। रेटिना का काम है, उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। ठीक है, रॉड्स और कोन्स। तो कुछ कोन्स होते हैं और कुछ रॉड्स होती हैं। ये रॉड्स एंड कोन्स दोनों अलग काम में काम आते हैं। रॉड्स हमारे लाइट्स को परसीव करते हैं, लाइट ज्यादा है या कम वो कौन परसीव करेगा? रॉड्स। और कोन्स हमारे कलर्स डिटेक्ट करते हैं कि कौन सा कलर है।
तो ये दोनों फोटो सेंसिटिव सेल्स हैं या फिर लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं। बस ये एडिशनल है, मेंशन नहीं है यहाँ पे। लाइट सेंसिटिव सेल्स दो तरह के होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। रॉड्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं और कोन्स किसको डिटेक्ट करते हैं? कलर को। ये एडिशनल थोड़ा थोड़ा क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा सा ही बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं। जस्ट कोई केस बेस आ जाए और उसमें कुछ दे रखा हो कि लाइट सेंसिटिव सेल्स के बारे में या कुछ भी, ठीक है, तो वो तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। चलो बनाओ, आगे बढ़ते हैं। लाइट सेंसिटिव सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है और कितने टाइप्स के हैं, लिख दो। लाइट सेंसिटिव सेल्स आर प्रेजेंट इन रेटिना एंड दे आर ऑफ टू टाइप्स, rods and cones. Rods detect light and cones detect, लिख दो। अब आते हैं, ये टॉपिक है पावर ऑफ अकोमोडेशन न्यू बुक में। अच्छा देखिए, पावर ऑफ अकोमोडेशन, जैसे मैंने बताया मैं यहाँ की चीज भी देख पा रहा हूँ, यहाँ की चीज भी देख। अच्छा एक बात देखो, अपने पेन से खुद ट्राई करो, एक पॉइंट के बाद तुम्हारी आई फोकस नहीं कर सकती। हाँ, दो दिखने लग जाएगी, उसके आगे फोकस नहीं हो पा रहा, राइट। ये तुम्हारा नियर पॉइंट है। ये क्या है? नियर पॉइंट। नियर पॉइंट माने जहां तक वो क्या कर पा रहा है? फोकस। उसके आगे वो तुम्हें दो दिखेगा या फिर धुंधला दिखेगा, ठीक है। तो वो 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर हमारा नियर पॉइंट है। उसके बाद बताओ, उसके बाद तुम उसे कहां तक फोकस कर सकते हो? मैं उसके पेन को भी देख सकता हूँ, उसके दूर के वाले के पेन को भी, किसी के भी पेन को देख सकता हूँ। तो कहां तक देख सकता हूँ? इन्फिनिटी। पर अगर मेरे को मायोपिया है, मतलब मेरे को चश्मा लगा हुआ है दूर का, तो वो नियर पॉइंट मेरा कहीं आगे बीच में आ चुका है, क्योंकि वो मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है, ठीक है। और वो चश्मों से मैं क्या कर दूंगा? उसे ठीक कर लूंगा। तो यही इस चैप्टर में करना है, चश्मे वाले बनना है, ठीक है। पॉइंट बीइंग कि हमें फोकस करना आना चाहिए, और लाइट के अंदर हमारा नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल है क्या है? इन्फिनिटी। याद रखेंगे। इनके बीच में जो फोकस करने की एबिलिटी है वो हमारे लेंस की है या मसल से होगी? मसल की। लेंस तो एक नॉन लिविंग थिंग है, मतलब लेंस तो लेंस है ना, लेंस में थोड़ी जान है, लेंस को थोड़ी याद रहेगा, है ना। तो वो कौन उसको ठीक करता रहेगा, उसके साइज को? मसल। जैसे हम मसल के थ्रू अपने मोशन कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, तो वही चीज हम लेंस की थिकनेस को चेंज करने में यूज करते हैं, वही पावर को। तो उसे बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन, कि कितना तुम अकोमोडेट कर सकते हो। तो आई लेंस इज composed of fibrous jelly-like material. Its curvature can be modified with the help of ciliary muscle. The change in the curvature leads to change in the focal length. ये वाली बात सारी की सारी तो अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि हाउ आर वी एबल टू सी थिंग्स नियर एंड फार क्लियरली, पास और दूर की चीज को हम एक साथ क्लियरली कैसे देख पाते हैं? बिकॉज आवर लेंस इज मेड अप ऑफ विच टाइप ऑफ मटेरियल? Jelly-like. Jelly-like material. Its thickness can be changed with the help of which muscle? Ciliary muscle. और ciliary muscle की हेल्प से हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, कर्वेचर चेंज होगा, कर्वेचर से क्या चेंज हो जाएगा? फोकल लेंथ। अच्छा, when the muscles are relaxed, the lens becomes thin and its focal length increases. This enables us to see distant object clearly. तो लिखो, explain how are we able to see distant and nearby objects clearly? How are we able to see distant and nearby objects clearly? दूर की और पास की चीजों को हम क्लियरली कैसे देख पाते हैं? तो ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर यहीं से लिखना शुरू करते हैं। When first point है, when muscles are relaxed, the lens becomes thin, its focal length increases, it enables us to see distant objects clearly. When closer to us, ciliary muscle contract, increases the curvature of lens, it becomes thicker, focal length decreases, enables us to देखिए फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई। देखो हम क्या कर रहे हैं, टॉपिक
डिफेक्ट्स ऑफ विजन लास्ट क्लास में हमने किया है पावर ऑफ अकोमोडेशन, दैट इज वी कैन सी ऑब्जेक्ट फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी। ये सब हमारे लेंस के कर्वेचर चेंज होने से हो पाता है, ठीक है। और वो किसकी हेल्प से होता है? सीलियरी मसल्स। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारी आईज में सीलियरी मसल ढंग से काम ना कर रही हो या फिर कोई और प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या क्या विजन के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? ये 3 विजन के प्रॉब्लम्स है, मायोपिया और द नियर साइटेडनेस, मतलब पास को दिख रहा है, दिस इज नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस का मतलब क्या है? पास का तो दिख रहा है, ठीक है, पर दूर का नहीं दिख रहा। सिमिलरली हाइपरमेट्रोपिया का क्या मतलब है? कि दूर का तो दिख रहा है पर पास का नहीं दिख रहा। फार साइटेडनेस है पर उल्टा है, समझ गए ना? तो और प्रेस बायोपिया जो ओल्ड एज के साथ होता है, ठीक है। तो पास का दिखने वाला बीमारी का क्या नाम है? पास का दिख रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा, वो कौन सा डिफेक्ट है जिसमें दूर का नहीं दिखता? मायोपिया, ठीक है। दूर का नहीं दिखता तो पास का दिख रहा है, मायोपिया। हाइपरमेट दैट इज नियर साइटेडनेस। समझ में आई ये वाली बात? अच्छा, नेक्स्ट, मायोपिया इज ऑल्सो नोन एज नियर साइटेडनेस। वैसे एक नॉर्मल आई का जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, वो इन्फिनिटी तक देख सकता है, ठीक है। तो पर वो इंसान का अगर फार पॉइंट थोड़ा सा इन्फिनिटी से आगे आके रुक जाए, एक पॉइंट ओ पे आके रुक जाए, मतलब वो कुछ कुछ सेंटीमीटर तक ही देख पा रहा है, कुछ सेंटीमीटर या कुछ मीटर तक देख पा रहा है, तो इन्फिनिटी नहीं है, कुछ मीटर तक ही उसे दिख रहा है, 2 मीटर तक या 3 मीटर तक उसे ब्लैक बोर्ड नहीं दिखता स्कूल का, तो उसको क्या है? मायोपिया। तो इस केस में उसकी विजन को ठीक कैसे करा जाए? देखो, उसका जो विजन है उसमें प्रॉब्लम ये है कि उसका नियर पॉइंट आ चुका है इन्फिनिटी की जगह किसी एक पॉइंट पर, और उसको इन्फिनिटी और उस पॉइंट के बीच का चीजें क्लियरली फोकस नहीं हो पा रही। तो इस केस में अगर मैं न्यू नियर पॉइंट देखूं, जो नया फार पॉइंट है, सॉरी फार पॉइंट, तो वहां से तो इमेज क्लियरली बनेगी रेटिना पे, हाँ या ना? तो न्यू फार पॉइंट से क्लियरली बनेगी। पर अगर वो इन्फिनिटी पे वो ऑब्जेक्ट या उससे दूर हो फार पॉइंट से, तो वो ऑब्जेक्ट क्लियरली क्यों नहीं बनती? क्योंकि उसकी जो इमेज है ना वो पहले बन जाती है रेटिना से, तो इसीलिए उसको क्लैरिटी नहीं आ रही। समझ आई ये वाली बात? दूसरी बात, अब इसको ठीक कैसे करें? देखो, हो क्या गया, ये क्या हो गई है? कन्वर्ज पहले ही हो गई है। अगर कन्वर्ज पहले ही हो गई और हमें उसको कन्वर्ज कहाँ कराना है? रेटिना में। तो पहले अगर वो कन्वर्ज पहले ही हो गए तो मैं थोड़ा सा उन्हें डाइवर्ज कर देता हूँ, फिर वो वापस आ जाएंगी अपनी जगह पे। यस और नो, ये बात समझ में आई? तो अगर मैं उसको ठीक करना चाहता हूँ तो मुझे, क्योंकि वो एक्स्ट्रा जल्दी कन्वर्ज हो चुकी है, तो आई नीड टू फर्स्ट डाइवर्ज देम। मैं पहले क्या करूंगा? उनको डाइवर्ज करूंगा, फिर कन्वर्ज करूंगा, तो जाके वो सही जगह पे पहुंच जाएगी। तो ऐसा कौन सा लेंस है जो डाइवर्ज करता है? कनकेव लेंस। तो इसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? कनकेव लेंस की हेल्प से। वाई? कोई पूछ ले वाई कनकेव लेंस इज यूज्ड इन मायोपिया, तुम्हें डायग्राम बना के दिखाओगे और डायग्राम में बताओगे कि फर्स्ट द कनकेव लेंस डाइवर्जेस the light rays, so when it finally converges it reaches the point of retina. Clear है ये point? अच्छा, तो ये इसका कॉज क्या है? व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया? लिखो, व्हाट इज द कॉज ऑफ मायोपिया। ये तीनों डायग्राम इंपॉर्टेंट है जो बनाने होंगे तुम्हें। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई। अच्छा, आई बॉल ज्यादा कर्व हो गई है तो इससे हो जाता है क्या? मायोपिया। आई बॉल, आई लेंस, सॉरी लेंस, लेंस कन्वर्ट, लेंस। देखो, मैं एक बात तुमने पिछली क्लास में भी सुनी होगी, जो थिक लेंस होता है जिसका कर्वेचर ज्यादा होता है, वो उसकी पावर ज्यादा होती है। उसकी क्या ज्यादा होती है? और जो पतले लेंस होते हैं उनकी पावर कम होती है, ठीक है। ये वाली बात क्लियर है? पतले लेंस की पावर कम, मोटे लेंस की पावर ज्यादा। तो इन दोनों में से अब मुझे एक बात बताओ, जिसकी पावर ज्यादा है वो जल्दी कन्वर्ट करता है ना, क्योंकि उसका फोकल लेंथ पास होता है। तो कौन जल्दी कन्वर्ट करेगा, पतले वाला लेंस या मोटे वाला लेंस? मोटे वाला लेंस। तो दैट मीन्स हमारा जो आई लेंस है, अगर वो पहले ही कन्वर्ट कर रहा है चीज को, दैट मीन्स वो जो लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ चुका है, ठीक है। इसीलिए हम उसको पहले डाइवर्ट करेंगे सो दैट वो सही पोजीशन पे बन पाए। ये वाली बात समझ में आई?
अच्छा, ये कैसे किया जा सकता है कि जो लाइट रेज आती हैं इनको पहले डाइवर्ज कर दिया और डाइवर्ज करके फिर कन्वर्ज किया। तो फर्स्ट रीजन था कॉज ऑफ मायोपिया में एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। सेकेंड रीजन था कि आई बॉल इलोंगेट हो गई। आई बॉल क्या हो गई है? इलोंगेट। इलोंगेट होने से वो रेटिना से पहले ही बनने लग गया है। समझ आया ये वाली बात? रेटिना पे बनता था पर ये आई बॉल क्या हो गई? इलोंगेट। तो वो रेटिना से पहले बनने लग गया है इमेज। और इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं? लिखोगे दिस कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग concave lens of suitable power। लिख लो, इट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग concave lens of suitable power। अब इस पे न्यूमेरिकल भी आएगा, देखते हैं। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आता है, बस आता है। मायोपिया में मिटा दूं? तो लेट्स टॉक अबाउट हाइपरमेट्रोपिया और दी फार साइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया मतलब हमें दूर का तो दिख रहा है पर पास का नहीं दिख रहा। तो इसके कितने डायग्राम्स हैं? 3। देखो, पहला पॉइंट नियर पॉइंट एक नॉर्मल आई का जो होता है वो 25 सेंटीमीटर पे होता है। कहां पे होता है? यहां कहीं होता है, ठीक है। ये नियर पॉइंट होना चाहिए था नॉर्मल आई। दिस इज नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई। पर ये नियर पॉइंट इसका हाइपरमेट्रोपिक आई का पीछे चला गया। दैट इज पहले उसे यहां तक चीजें दिखती थी क्लियर, पर अब उसका नियर पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ पे आ गया है लेना। तो इस केस में अब उसे यहाँ से यहाँ तक का नियर पॉइंट जो नॉर्मल है 25 सेंटीमीटर से जहां तक उसका नियर पॉइंट गया है वहां तक का दिखाई नहीं देगा। सही, ठीक है, समझ में आ रही है ये वाली बात? तो नियर पॉइंट यहाँ होना चाहिए, उसका नियर पॉइंट थोड़ा दूर चला गया तो इसके बीच में वो इट विल नॉट बी एबल टू फोकस। समझ में आई ये बात? तो ऐसा होता कब है? तो जो ओरिजिनल नियर पॉइंट था अगर उस पे चीज को रखा जाए हाइपरमेट्रोपिक आई में आरव, तो वो इमेज ना रेटिना के पीछे बन रही है, इसीलिए वो इमेज क्लियर नहीं है। तो अब इसके दो कॉजेस क्या होंगे तुम मुझे बताओ? उसके उल्टे ही मायोपिया के। उसमें क्या हो रहा था? एक्सेसिव कर्वेचर होगा या लेसर कर्वेचर होगा इसमें? हाँ, तो फोकल लेंथ हैज बिकम ऑफ द आई लेंस इज टू लॉन्ग, यानी कि कर्वेचर कम हो चुका है। और दूसरी बात, या तो आई बॉल का साइज श्रिंक हो गया। आई बॉल का साइज क्या हो गया? दो रीजन हो सकते हैं किसके? हाइपर मेट्रोपिक आई की। समझ आया ये वाली बात? ये 3 डायग्राम्स और ये 2 कॉजेज लिखो। और इसको ट्रीट कैसे करेंगे? उसका ही उल्टा। यहाँ पे क्या हो रहा है? वो ना पीछे जाके कन्वर्ज हो रहा है तो हम उसे पहले कन्वर्ज करना चाह रहे हैं, तो वी वुड रिक्वायर कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस उसे सही जगह पे कन्वर्ज कर देगा। तो बना दो। तो हम क्या कह रहे हैं? हाउ कैन वी करेक्ट इट? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। ये पॉइंट लिख लेना, इट कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। प्रेस बायोपिया क्या होता है? प्रेस बायोपिया होता है ओल्ड एज के साथ पावर ऑफ अकोमोडेशन कम हो जाती है। पावर ऑफ अकोमोडेशन कम होने से ना नियर पॉइंट से दिखाई देता है ना फार पॉइंट सही जगह रहता है। तो इस केस में एक और रीजन ये भी होता है। इसके में क्या है ना, रीजन ये है कि सीलियरी मसल वीक हो गई। ये इसका रीजन अलग है। ओल्ड एज में सबको पास का चश्मा लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो सीलियरी मसल है इट हैज बिकम वीक, तो इट इज नॉट एबल टू क्लियरली फोकस थिंग्स। तो ये वाला डिफेक्ट कहलाता है प्रेस बायोपिया। ये क्या कहलाता है? तो they find it difficult to see nearby objects without corrective eye lens. It arises due to gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of eye lens. एक तो मसल्स की प्रॉब्लम और दूसरा आई लेंस भी इतना फ्लेक्सिबल नहीं रहता कि वो अपने आप को अकोमोडेट कर पाए डिफरेंट चेंजेस। हाँ हाँ, तो इस केस में अब अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो कभी कभी बायफोकल लेंस भी यूज करे जा सकते हैं, जिसके नीचे तुमने देखा होगा नीचे की साइड पर दूसरा लेंस होता है कॉन्वेक्स और ऊपर कनकेव। तो इससे वो दूर का भी देख पाते हैं और पास का भी देख पाते हैं। तो बायफोकल लेंस आर कैन बी यूज्ड इफ द पर्सन हैज बोथ मायोपिया एंड
हाइपरमेट्रोपिया, यानी कि उसको प्रेसबायोपिया है, तो बाइफोकल लेंस कैन वर्क। क्लियर है ये वाली बात? तो इसका रीजन लिखेंगे। नहीं है क्लियर चेतन? क्लियर है या नहीं? नहीं है। हम क्या, प्रेसबायोपिया कब होता है? ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो आई लेंस है वो एक तो फ्लेक्सिबल नहीं रहता, दो कॉजेज है इसके, तुम लिखोगे इसके अंदर फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे विद एजिंग। विद एजिंग से शुरू कर दो। विद एजिंग फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड्स अवे, यानी नियर पॉइंट वहां पे नहीं रहता। ठीक है, नियर पॉइंट क्यों नहीं रहता? इसके दो कॉजेज हैं। दो कॉजेज क्या लिखोगे? वीकनिंग ऑफ द सीलियरी मसल एंड डिमिनिशिंग फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, यानी कि दो कॉजेज है जिसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाते ओल्ड एज में लोग। एक, सिलियरी मसल इतना स्ट्रांग नहीं रही कि वो उसको फोकस कर पाए, या दूसरा लेंस की ही फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके लिए क्या इसका ट्रीटमेंट है? जैसे उसके लिए कनकेव, इसके लिए कॉन्वेक्स, इसके लिए क्या है? बाइफोकल लेंस, जिसके अंदर दो एरियाज होते हैं। बाइफोकल लेंस में अपर पोर्शन कनकेव लेंस होता है और लोअर पार्ट इज कॉन्वेक्स लेंस, तो दोनों का विजन पॉसिबल हो पाता है। तो इसका भी वैसे ही डिफेक्ट का पॉइंट्स लिख दो जल्दी से। दो कॉजेज है, डेफिनेशन है, शुरुआत करें। तो these days it is also possible to correct refractive defects by using contact lens और surgical interventions। सर्जरी के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अच्छा, यहां पर एक न्यूमेरिकल बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट। A person with a myopic eye cannot see objects beyond 1.2 meter distinctly. What should be the type of corrective lens used to restore their proper vision? मेरा एक मायोपिक आई कहाँ तक नहीं देख पा रही? 1.2 मीटर तक। तो इसका ये नियर पॉइंट है, फार पॉइंट है, या न्यू फार पॉइंट है, या न्यू नियर पॉइंट है? ये न्यू फार पॉइंट है। फार पॉइंट वैसे कहाँ पे होता है? इन्फिनिटी। और अब ये कहाँ पे आ चुका है? ये वाली बात समझ में आई? तो ये 1.2 मीटर ये उसकी आई है, और ये 1.2 मीटर पे कोई चीज है, ये यहीं तक देख सकता है, अगर इससे दूर हो तो वो नहीं देख सकता। ठीक है, तो 1.2 मीटर। अब वो कह रहे बताओ इसको कौन सा कनकेव लेंस दे कि इसकी इमेज सही बन जाए, सही जगह पे बन जाए। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, ये इसकी आई का लेंस है और ये इसके स्पेक्टिकल का लेंस है। हमें स्पेक्टिकल की लेंस की पावर पता करनी है। क्या पता करनी है? पावर। कि तुम्हें चश्मा बनाने वालों की तरह पावर बतानी है कि अगर तुम्हें उसका पावर पॉइंट पता चल गया। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे ये चीज? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लेते हैं हमेशा? नेगेटिव। क्या लेते हैं? लेते हैं ना, u इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब हमें इसकी इमेज, नहीं 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 नहीं, नहीं ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये यहां तक देख सकता है, तो दिस इज दी न्यू फार पॉइंट। ये क्या है? यहां तक देख सकता है या नहीं देख सकता? अगर तुम किसी दूर वाली चीज को यहां ले आओ तो यहां से वो क्लियरली फोकस कर लेगा। ये वाली बात समझ में आ रही है? यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो तो तुम उसको कहां पे लेके आ जाओ? न्यू फार पॉइंट तक, वी तक लेके आ जाओ। ये नेगेटिव होगा पॉजिटिव? क्योंकि ये लेफ्ट में है, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इंफिनिटी की चीज को अगर तुम न्यू फार पॉइंट पे ले आए तो इमेज बन जाएगी सही जगह पे रेटिना पे या नहीं? बन जाएगी। तो उसकी फोकल लेंथ निकाल दो। तो 1/v प्लस 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ऑब्जेक्ट कहां पे रखनी है? 1/-1.2 मीटर पे, और u क्या है? हाँ, न्यू फार पॉइंट v ऐसे हुआ कि यहां तक तो वो देख पा रहा है, इंफिनिटी को नहीं देख पा रहा। तो इंफिनिटी की चीज को तुम उसकी इमेज कहां पे बना दो? उसकी इमेज तुम न्यू फार पॉइंट पे बना दो।
तो वहां से तो वो देख लेगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इन्फिनिटी रहेगा इसमें। किस केस में? मायोपिया के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? तो ये टॉपिक लिखो, मायोपिया न्यूमेरिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। समझ नहीं आता अभी समझा रहा हूं, इसे रट लो। मायोपिया के न्यूमेरिकल कैसे करते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज इंफिनिटी लिया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या लिया जाता है? इंफिनिटी। और इमेज डिस्टेंस को न्यू फार पॉइंट लिया जाता है। मैंने रीजन तुम्हें बता दिया क्यों। और इसको पुट कर दिया जाता है, इससे एफ की वैल्यू निकाल ली जाती है। करके बता दो कहां पुट करनी है। 1/इंफिनिटी इज 0। ठीक है, तो तुम क्या करोगे? 1/-(-1.2) इज इक्वल टू -1/इंफिनिटी 0। तो ये 0 हो गया। तो 1/f इज इक्वल टू -10/12। और ये मीटर इनवर्स में है, यही डायोप्टर होता है। 5/6 कितना होता है? कितना होता है? जीरो पॉइंट एट समथिंग आ रहा है ना। 0.83 नेगेटिव डायोप्टर। पावर 1/f होती है, याद है ये? ठीक है, समझ आया क्वेश्चन कैसे किया? ऐसे एक और कर पाओगे? कोई डाउट है तो बताओ। ठीक है, मायोपिया में दो चीजें क्या रखनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज इंफिनिटी, और न्यू फार पॉइंट बिकम्स इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस क्या बन जाता है? न्यू फार पॉइंट। ठीक है, ऐसे एक न्यूमेरिकल और करते हैं। ये है ऐसे लाइट की न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें मायोपिया का आ गया। ठीक है, तो ये वाला करते हैं हाइपरमेट्रोपिया का। 5, 6, 7। चलो पहले 5 करते हैं। वो कह रहे हैं अ पर्सन नीड्स अ लेंस ऑफ पावर -5.5 डायोप्टर फॉर करेक्टिंग हिज डिस्टेंट विजन। फॉर करेक्टिंग हिज नियर विजन ही नीड्स अ लेंस ऑफ पावर 1.5 diopter. What is the focal length of these? So power is equal to 1 by focus. ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला था। तो पावर इज 1 बाय एफ। तो पावर कितनी है? -5.5 डायोप्टर। ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाय एफ, और एफ इज इक्वल टू -1/5.5 मीटर। तो ये हो गया फोकल लेंथ। और अगर हम इसी तरीके से 1.5 डायोप्टर पुट करके करते तो भी आ जाता, कोई दिक्कत तो नहीं है। कर दो जल्दी से। बस इसको -1.5 रख देते, 1/f एज इट इज रहेगा। अच्छा, ये +1.5 है, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई? 1/1.5। इसको सेंटीमीटर में देना हो तो इंटू 100 कर दोगे। ठीक है, व्हाट इज द फोकल लेंथ रिक्वायर्ड फॉर डिस्टेंट विजन? तो अब वो बताओ इनमें से कौन सा वाला कनकेव है, कौन सा कॉन्वेक्स है? माइनस वाला क्या होता है? कॉनकेव लेंस है ना? कॉनकेव लेंस नेगेटिव होता है ना, और पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो अब मुझे बताओ कौन सी वाली फोकल लेंथ मायोपिया के लिए और कौन सा हाइपरमेट्रोपिया के लिए? कॉनकेव वाला मायोपिया, और कॉन्वेक्स वाला हाइपरमेट्रोपिया। बोलो, समझ आया सबको? यस और नो? अच्छा, तो ये इसका आंसर पूछा था। डिस्टेंट विजन का कौन सा है? डिस्टेंट विजन दूर का दिख रहा है या पास का? डिस्टेंट दूर की विजन के लिए कौन सा चाहिए वो कह रहा है, तो मायोपिया वाला। और नियर की विजन के लिए? वैसे उल्टा हो गया ना,
डिस्टेंट विजन क्या हुआ? फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस, फार का दिख रहा है तो ये हाइपरमेट्रोपिया हुआ। ये क्या हुआ? और नियर विजन क्या हुआ? नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस, नियर का दिख रहा है तो दूर का नहीं दिख रहा, ये मायोपिया हुआ। तो अब मुझे फिर से बताओ समझ के, कौन सा किसके लिए है? डिस्टेंट विजन के लिए कौन सा? हाँ बोलो। डिस्टेंट विजन नहीं, हाइपरमेट्रोपिया होगा। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, हाँ। तो करेक्टिंग डिस्टिंक्ट विजन, ये करेक्ट कर रहा है डिस्टिंक्ट विजन, तो हाइपरमेट्रोपिया होगा। पॉइंट यही है, जो देखो ये कंफ्यूजन को दूर भगाओ। डिस्टेंट विजन माने फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस माने हाइपरमेट्रोप, याद रखना। नियर विजन माने नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस माने मायोपिया। ठीक है, मायोपिया के लिए कौन सा? कनकेव। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कौन सा? दिमाग में क्लियर है? नेक्स्ट, कौन सा? far point of a myopic eye is 80 centimeter. What is the nature and power of lens required to correct the problem? जैसे अभी सिखाया था वैसे कर सकते हैं, करो जल्दी करें। अगम, मायोपिया का क्वेश्चन है, एंड में कर दो, मीटर में एंड में कर ले। देखो, अ पर्सन विद फार पॉइंट 80 सेंटीमीटर, ये क्या है? फार पॉइंट या न्यू फार पॉइंट? न्यू फार पॉइंट को मायोपिया के क्वेश्चन में क्या लेते हैं? वी लेते हैं, और इसको इन फ्रंट हमेशा नेगेटिव रखते हैं, ऑलवेज नेगेटिव भी रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सामने होने वाला है लेंस से। ये वाली बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, और उसको ठीक करना है तो इसको नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे वी क्यों लेते हैं, इसका भी रीजन मैंने अभी बताया। अब यू किसको लेंगे? ओल्ड फार पॉइंट क्या था? ओल्ड फार पॉइंट था, उसको यू लेते हैं, एंड दैट इज इंफिनिटी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं हम ऑब्जेक्ट चाहे इंफिनिटी पे हो, हमें उस ऑब्जेक्ट को देखना है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को उठाकर ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज कहाँ बना देते हैं? न्यू फार पॉइंट पे। ओल्ड फार पॉइंट की इमेज कहाँ बना देते हैं? न्यू फार पॉइंट पे। फिर वो इंसान देख लेगा, क्योंकि उसका न्यू फार पॉइंट तक ऑब्जेक्ट आ गई है। तो इसको ठीक करने के लिए जो लेंस चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/v, v कितना है? -8 माइनस माइनस -1/इंफिनिटी। 1/इंफिनिटी, इंफिनिटी बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ा होता है, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल उतना ही छोटा होगा, तो इट विल बिकम 0। 1/इंफिनिटी इज 0। तो यहाँ पे आ गया -1/8, ये हो गया 1/f। तो दिस इज पावर, ये पावर है, पर ये सेंटीमीटर इनवर्स में है। ये किसमें है? सेंटीमीटर। तो दिस इज पावर। पावर तो आ गई हमारे पास, पावर इज 1/-1/80 सेंटीमीटर इनवर्स। और डायोप्टर जो यूनिट है वो मीटर में होती है, मीटर इनवर्स। तो इसको किससे क्या करें? तो देखो, एक चीज याद रखना, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर इनवर्स उल्टा हो जाएगा, 1/100 सेंटीमीटर इनवर्स। तो 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज 100 मीटर इनवर्स।
तो ये हो जाएगा 100 मीटर इनवर्स, हो जाएगा 10/8 डायोप्टर विच इज 5/4 1.25 नेगेटिव है ना, -1.25 डायोप्टर। ये तो हमें पता ही था कि नेचर क्या है, नेगेटिव फोकल लेंथ और कनकेव लेंथ, और उसकी पावर क्या आई है -1.25 डायोप्टर। क्वेश्चन समझ आया बताओ? नहीं, कहां से? ये न्यू और ये ओल्ड वाली बात समझ आ गई थी। फिर हमने इसमें फॉर्मूले में पुट किया, 1/f आ गया -1/80। 1/f पावर होती है, पर पावर को मीटर इनवर्स में करना है। 1 सेंटीमीटर 100 मीटर इनवर्स के इक्वल होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर इनवर्स इज 100 मीटर इनवर्स। तो इसको हमने कट किया, 10/8 की वैल्यू निकाल दी, -1.25 डायोप्टर इज द आंसर। समझ आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। ये डायग्राम तो हमें एनसीईआरटी में है। अगर नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। ठीक है, तो ये न्यू नियर पॉइंट है या आपके नॉर्मल नियर पॉइंट है? ये न्यू नियर पॉइंट है, न्यू नियर पॉइंट है, यानी वो यहां पर देख पा रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा? v के। ठीक है, और इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, तो -1 मीटर है। ठीक है ना? अच्छा, ओल्ड या नॉर्मल नियर पॉइंट क्या होता है? ओल्ड नियर पॉइंट होता है, इसको लेंगे u। क्यों लेंगे वो भी बता रहा हूं। हाँ, वो होता है -25 सेंटीमीटर, मीटर में हो गया -0.25 मीटर। तो हम कह रहे हैं ना कि उसको नियर पॉइंट, अब उसे यहां तक दिखता है, यहां तक उसे दिखता है, पर -25 सेंटीमीटर अब उसे नहीं दिखता। तो हमारी ऑब्जेक्ट अगर वहां पे पड़ी है जहां उसे नहीं दिखता, उसकी इमेज को हम कहां बनाएंगे? जहां पे उसे दिखता है। तो दैट मीन्स दैट इज वाई जहां नहीं दिखता उसको हम ऑब्जेक्ट लेंगे और उसकी इमेज वहां बनाएंगे जहां तक उसे दिखाई देता है। तो इसीलिए u और v ऐसे लिया गया है। ये वाली बात क्लियर है? तो इसको पुट करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो v क्या है? -1, और u क्या है? -25। सॉल्व करते हैं, नहीं 0.25, 0.2। ठीक है, अच्छा -0.25 क्या होता है? 0.25 को अगर खोलोगे तो 100/25, 25 4 हो जाएगा। तो -1 -4, इसको सॉल्व करेंगे तो अद्विक ने सही जवाब दिया था, +3 डायोप्टर। समझ आया? और ये प्लस आया है तो दैट मीन्स इट इज कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, क्लियर? कनकेव तो मायोपिया के लिए यूज होता है। डन है, सॉल्व कर लिया, कोई डाउट नहीं है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। देखो, प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, तुमने देखी हो, जिसके अंदर 2 ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं, 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेसेस होती हैं। तो मतलब ये ऐसा दिखता है। तो इसके दो दो सरफेसेस होती हैं जो ट्राइंगल है, एक यहाँ पे ट्राइंगल है और एक यहाँ पे ट्राइंगल है। तो कितने बेस ट्राइंगुलर होते हैं? 2। और रेक्टेंगल कितने होते हैं? देखो, ये एक रेक्टेंगल है, ऐसे कितने होंगे? एक इस साइड पे रेक्टेंगल होगा, एक नीचे रेक्टेंगल होगा। तो प्रिज्म इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट हैज 2 ट्राइंगुलर बेसिस एंड 3 रेक्टेंगुलर बेसिस। समझ आई वाली बात? अब प्रिज्म को हम ऐसे रख देते हैं टेढ़ा, तो प्रिज्म को हम एक साइड पे रख देते हैं ऐसे। तो चेयर लेके आना। प्रिज्म को हम जब एक साइड पे रख देते हैं और उससे लाइट को पास कराते हैं,
तो जब हम लाइट को पास कराते हैं तो ये लाइट रेयरर कुछ नहीं होता, वो बैठे जाएगा, रेयरर टू डेंसर जा रहा है, रेयरर टू कैसे जा रहा है, और रेयरर टू डेंसर जाने में इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल और इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो इस पे नॉर्मल कैसे बनाएंगे जरा सोचो। ये रहा रेक्टेंगुलर सरफेस, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये ऐसे ऐसे, ये नॉर्मल हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा करके बनाता हूं मैं स्ट्रक्चर, तो तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा। ये देखो ये वाला डायग्राम, ये लाइट रे आ रही है, लाइट रे एयर से जा रही है, एयर रेयरर होता है, रेयरर माने इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो, वो रीजन क्या होता है, रेयरर। और ग्लास डेंसर है, तो जैसे लाइट रे जाती है जहां पे भी वो हिट करती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, उसे क्या बोलते हैं, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसे बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, तो ये नॉर्मल हो गया। जैसे लाइट रे जा रही है, ये जानी चाहिए थी यहाँ पे, तो ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये डॉटेड लाइन क्या दिखा रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन की इसका ओरिजिनल पाथ था, अब ये बेंड कर गई है टुवर्ड्स बनाना शुरू करते हैं। हेलो, हाँ पढ़ी थी सर, अभी क्लास चल रही है तो यस। तो इसके अंदर देखिए, हमने पहले एक प्रिज्म लिया था ना, उस प्रिज्म पे पहली लाइट रे आई ऐसे, इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाया, नॉर्मल इसके परपेंडिकुलर बनाया ऐसे, फिर ये नॉर्मल को नीचे तक ले गए, अब ये बेंड इधर जाना था पर किधर चली गई, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो इसको इसके पैरेलल बना दो, तो लाइट रे गई और ये पैरेलल सी हो गई इसके बेस के। फिर अब ये जा रही है डेंसर टू रेयरर, अब कैसे जा रही है, रेयरर टू डेंसर जाने में टुवर्ड्स नॉर्मल होता है, तो रेयरर डेंसर टू रेयरर जाने में क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे एक और नॉर्मल बनेगा, हाँ या ना, तो यहाँ पे एक और नॉर्मल बनाओ, तो जो नॉर्मल बना, अब ये इधर जाना चाहिए था, किधर जाना चाहिए था, इधर, पर इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये कहाँ चली जाएगी, नीचे। तो पहले इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, देन इट बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, ये दो फिनोमिना हुए यहाँ पे रिफ्रैक्शन के, हाँ या ना। तो ये इसके होने से एक चीज तो ये बात हमें पहला बनाएगा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस सिंपल शब्दों में। दूसरा जो एंगल बनेगा जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनेगा, इसे बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर ये जो दूसरा, ये तीसरा एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस 2 लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 2, क्योंकि फर्स्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस तो ये था, ये सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और फाइनल वाले को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 2 लिखने की बजाय इन्होंने बोला एंगल ऑफ एमर्जेंस, कि इससे वो एमर्ज हुआ। ये बना लिया सबने। इसके ये भी पॉइंट्स लिखने हैं कि कौन सी रे क्या है, पीई को बोला इंसिडेंट रे, ईएफ को बोला है रिफ्रैक्टेड रे, एफ एस को बोला है एमर्जेंट रे, 3 रे हो गई, ठीक है। और एंगल्स को कौन सा एंगल क्या है ये भी जल्दी से लिखेंगे, समझ आ गया। हाँ, तो दो चीज और सामने आई, देखो ये होता है एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ए, ठीक है। और एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, देखो फाइनली लाइट कहाँ गई, फाइनली लाइट गई यहाँ, ये एमर्जेंट रे है, यस और नो, ये एमर्जेंट रे, और पहले लाइट आ कहां से रही थी,
इंसिडेंट रे। तो आने वाली लाइट जहां जा रही थी और जाने वाली लाइट जहां जा रही है उसके बीच का एंगल है एंगल ऑफ डेविएशन। समझ आई ये वाली बात? जो पहली लाइट रे थी वो जहां पे जा रही थी और जो आखिरी लाइट रे जहां से जा रही है उन दोनों के बीच का एंगल डेविएशन का एंगल। ठीक है, और ये डॉटेड इसके बीच में बनेगा। ठीक है, अच्छा तो ये तो रिफ्रैक्शन की बात हुई। देन वी टॉक अबाउट डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। ये तुमने स्केल के साथ लाइट पे रख के ऐसे रंग बिरंगे कलर्स देखे, तो वो रंग बिरंगे कलर्स क्यों दिखते हैं, उसका क्या रीजन है वो आज बताएंगे। तो होता क्या है, हमारी व्हाइट लाइट में कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 7 कलर होते हैं। और ये 7 कलर्स कौन से होते हैं? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पर ये सारे कलर्स यहाँ पे उल्टे दिख रहे हैं। वॉयलेट अलग दिख रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। हाँ, रेनबो कलर। तो ये रेनबो कलर्स जो होते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स व्हाइट लाइट के अंदर होते हैं। और इन व्हाइट लाइट को निकालने का, इससे सेपरेट करने का तरीका होता है टू पास इट थ्रू प्रिज्म। किससे पास कराओ? प्रिज्म से जब हम पास कराते हैं व्हाइट लाइट को तो वो अपने 7 कलर्स में सेपरेट हो जाती है। क्यों सेपरेट हो जाती है? क्योंकि रेड और वॉयलेट इन सब में डेविएशन अलग अमाउंट की होती है। जो भी हमने एंगल ऑफ डेविएशन बनाया था वो डेविएशन अलग होता है। वॉयलेट लाइट का अलग डेविएशन होता है, रेड का अलग होता है, ब्लू का अलग, ग्रीन का अलग, सबका अलग। बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। जैसे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन का क्या कॉज होता था? चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इसी तरीके से इन सबकी स्पीड थोड़ी सी चेंज होती है, थोड़ी सी। इसकी वजह से इनका डेविएशन का एंगल बदल जाता है और डेविएशन का एंगल बदलने से ये सारे के सारे सेपरेट हो जाते हैं। So this is called dispersion. So what is dispersion? Dispersion is the phenomena in which white light splits into 7 constituent colors on passing through a glass prism. तो चेतन रिपीट करेगा डिस्पर्जन की डेफिनेशन। नहीं यार? हाँ मेहुल, व्हाट इज डिस्पर्जन? डिस्पर्जन की डेफिनेशन क्या है? हाँ करेक्ट। द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग। क्या है फिनोमिना ऑफ व्हाइट लाइट व्हेन पासेस थ्रू ग्लास प्रिज्म? समझ आया? तो डिस्पर्जन लिखो और डिस्पर्जन का डायग्राम बनाओ। डिस्पर्जन के डायग्राम में तुम ऐसे ही कुछ लिखोगे, ये बनाओगे, यही डायग्राम बनाओगे, पर इसमें कलर तो हम दिखा नहीं पाएंगे। तो व्हाट विल बी राइट? VIBGYOR। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो याद रखना ये कलर सारे इसी ऑर्डर में। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, सही तो है, ब्लू, उसी ऑर्डर में। ये नाइट मोड की वजह से नहीं दिख रहे। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। लिखो, ये डायग्राम बनाओ और स्प्लिटिंग डिस्पर्जन की डेफिनेशन लिखो। करें? तो डिस्पर्जन का कॉज क्या है? अगेन चेंजिंग स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो जो बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स आते हैं उनको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो ये विबग्योर जो है इट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो लिखो व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? व्हाट इज अ स्पेक्ट्रम? इसका आंसर होगा बैंड ऑफ colored components obtained from dispersion is called spectrum. या सिर्फ ये भी लिख सकते हैं, बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। तो ये सारे कलर्स का जो ये मिक्सचर होता है, ये जो पूरा एक बैंड होता है, उसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स का सेम एंगल आता है या डिफरेंट एंगल आता है? डिफरेंट एंगल। सबसे ज्यादा लिखोगे रेड बेंड्स द लीस्ट while the blue bends the most. Violet bends the most. ठीक है,
डन है यहां तक? तो Isaac Newton was the first one to use a glass prism to obtain the spectrum of light. तो न्यूटन ने पहली बार इसको डिस्पर्जन को डिस्कवर किया था। और उसने एक और चीज देखा, उसने देखा जब मैं व्हाइट लाइट को एक प्रिज्म से पास करा रहा हूँ और फिर दूसरे प्रिज्म को उसके बिल्कुल ऑपोजिट रख देता हूँ, तो वो जो रेड और वायलेट स्प्लिट हुए हैं वो वापस से मर्ज हो जाते हैं और व्हाइट लाइट बना लेते हैं। तो what happens when two inverted prisms are kept next to each other? So the spectrum emerges back into the white light. तो जो पहले व्हाइट लाइट से स्प्लिट हुआ तो वापस से व्हाइट लाइट बन जाता है। हाँ, तो इसको नहीं, लिटिल डिस्प्लेसमेंट हाँ थोड़ा सा होगा, ठीक है, इसको बनाना। हाँ हाँ, हेलो हेलो, अच्छा देखें। तो अब हमने ये चीज समझ लिया कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट होता है और इसके कलर्स वही हैं जो रेनबो के कलर्स हैं। दैट मींस रेनबो में भी यही फिनोमेना इन्वॉल्व है, दैट इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि हाउ इज रेनबो फॉर्म। पहली बात, रेनबो तभी बनता है जब हल्की बारिश हो रही हो, और दूसरी बात तुम सन के ऑपोजिट देख रहे हो तभी आता है। सन की साइड पे नहीं होता, सन के ऑपोजिट बनता है हमेशा, अगर तुमने ध्यान दिया हो। दिखता है, देखना आना चाहिए, पर बारिश ऐसी होती नहीं ना हल्की। क्या चीज? तो देखो ऐसा कैसे होता है, तो जैसे सनलाइट एंटर करती है तो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन। पहले क्या होता है? यानी कि बेंडिंग ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन के बाद होगा डिस्पर्जन। क्या होगा? यानी कि डिस्पर्जन का मतलब वो क्या हो रही है? स्प्लिट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या कह रहे हैं? अ रेनबो इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, इट इज कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट। ये तो हमने पढ़ा, ये यहां से, ठीक है। तो व्हेन इसमें वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। वाटर किसकी तरह एक्ट करता है? वही प्रिज्म जो अभी हमने देखा था उसी की तरह। बट इसके अंदर पहले वो रिफ्रैक्ट करते हैं, फिर वो डिस्पर्स करते हैं, देन वो रिफ्लेक्ट करते हैं, फाइनली रिफ्रैक्ट करते हैं, एंड व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप। मतलब क्या कह रहे हैं? देखो पहले क्या हुआ? रिफ्रैक्ट। पहले क्या हुआ? बेंड। फिर क्या हुआ? डिस्पर्स। फिर क्या हुआ? यानी स्प्लिट हुआ। डिस्पर्स होने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है? रिफ्लेक्ट होगा। रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर से रिफ्रैक्ट होता है। फिर से क्या होता है? तो क्या क्या है बताना मुझे? रिफ्रैक्ट, डिस्पर्स, रिफ्लेक्ट, रिफ्रैक्ट, एंड देन फाइनली एंटर्स आवर आईज। रिफ्लेक्ट क्यों होता है? क्योंकि ना वो एक मिनिमम एंगल होता है। जैसे वैसे तो ये रेन ड्रॉप क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है प्रिज्म की तरह, तो उसमें रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? उसमें रिफ्लेक्शन तभी होता है जब वो एक एक एंगल होता है जिसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। जब उस एंगल से छोटे एंगल्स पे वो पहुंचता है तो उस केस में वो रिफ्रैक्ट होने की बजाय रिफ्लेक्ट होता है। ये 12th में पढ़ोगे तुम, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई? तो यहाँ पे ये फिनोमेना याद रखना है। तो फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन लिखो। एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ रेनबो फॉर्मेशन। और जो लाइट, जो डिस्पर्स होकर लाइट आ रही है वो इंसानों की आंखों में आएगी, तो उससे उनको दिखेगा कलर्स अलग अलग। हाँ बोलो। हाँ। हम्म हम्म। अच्छा, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों बनता है हमेशा? क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है। देखो सनलाइट इधर है, सन इधर है, तुम्हें किस साइड देखना पड़ेगा? इस साइड देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन से आने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होके तुम्हारे पास तभी आएगी व्हेन यू आर लुकिंग ऑपोजिट टू द सन। कैसे देख रहे हो? ऑपोजिट टू द सन। ये वाली बात भी समझ आई? तो इसके अंदर ये वाला पॉइंट लिखो रेनबो फॉर्मेशन में, और ये वाला डायग्राम बनाओ। बस खत्म भी होने वाला है चैप्टर, ज्यादा है ही नहीं चैप्टर में कुछ। करे जल्दी। हाँ, बायो का लग रहा है ना? तो अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। तुमने ये देखा है जब कोई फायर हो उसके ऊपर, या गरम गरम गाड़ी का बोनट हो उसके ऊपर, जो सामने की चीजें वैसे हिलती हुई दिखाई देती है?
तो फ्लिकर करते हुए दिखाई देती है ऑब्जेक्ट, ऐसा ध्यान दिया। आग के ऊपर हो तो आग के सामने वाली चीज देख रहे हो जो आग के सामने है, तो वो चीज ऐसे ऐसे फ्लिकर होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो ये फ्लिकरिंग इफेक्ट क्यों होता है, तो फ्लिकरिंग इफेक्ट का रीजन क्या है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, ये इसको क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, लिखो व्हाई ऑब्जेक्ट सीम टू फ्लिकर थ्रू अ turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. Why do objects seem to flicker when seen through a turbulent? Why do objects seem to flicker when seen? When seen से शुरू करना, when seen through a turbulent stream of hot air or a radiator. Radiator गाड़ी में होता है, तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, जैसे ये आग के ऊपर की, ये आग है, हाई क्वेश्चन, ठीक है, तो आग के जस्ट ऊपर कौन सी एयर होगी, हॉट एयर, और उससे ज्यादा ऊपर कौन सी एयर होगी, कूल एयर। तो हॉट एयर डेंस होती है या लाइट होती है, लाइट होती है, तो हॉट एयर राइजेस अप, हॉट एयर राइजेस अप है, और इससे क्या होता है, उससे उसकी जगह कौन लेगा, कूल एयर लेगा, कूल एयर उसकी जगह लेगा, हॉट एयर ऊपर जाएगी, कूल एयर नीचे आएगी। हॉट एयर और कूल एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दैट मींस उसमें रिफ्रैक्शन की एबिलिटी अलग है। गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और कोल्ड हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो तुम्हारी लाइट जो आ रही है, वो लाइट जो आ रही है वो तो सीधा सीधा जा रही है, पर बीच में आ गया हॉट एयर, फिर चली गई कूल एयर, तो इसकी वजह से उसका रिफ्रैक्शन बेंडिंग क्या होगा, चेंज होता रहेगा, क्या होता रहेगा, और चेंज होता रहेगा, तो हमें वो ऑब्जेक्ट जो है ढंग से दिखाई नहीं देगी, वो हमें कैसे दिखाई देगी, फ्लिकर होती हुई दिखाई देगी। समझ आई ये वाली बात, तो इसका आंसर क्या होगा, हॉटर एयर इज लाइटर it than cooler air and it has a refractive index slightly less than the cooler air since the physical conditions यानी कि temperature और इसकी position of the refractive index are not the stationary, the apparent position of the object seems to fluctuate. चलो काशवी लिखो जल्दी से और याद करो इसे, लर्न, वीडियो पॉज करके लिख के लर्न करो, ठीक है, जो वीडियो में देखा उसके लिए। ऑलराइट, अब बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, आज उसका रीजन भी जानना है हमें, है ना, कि ट्विंकल क्यों करते हैं स्टार्स, रीजन क्या है, तो कह रहे वो भी एक सिमिलर रीजन है। सिमिलर रीजन कैसे, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करते हैं पहले, तो लिखो व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल, कहां लिखा, अच्छा, तो स्टार्स बहुत दूर होते हैं, कितने दूर होते हैं, लाइट ईयर्स अवे, लाइट ईयर्स का मतलब लाइट को ही वहां से आने में साल लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। तो वैसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे लाइट, जब तुम स्टार्स को देखते हो तो तुम पास्ट को देखते हो, क्यों, वो बहुत साल पुरानी होगी, जैसे सपोज हमारे से, हमारी अर्थ से मान लो कितना, कौन सा साल चल रहा है अभी, चलो हाँ 2024 चल रहा है, ठीक है, मान लो हमारी अर्थ से 75 साल लाइट ईयर्स अवे कोई प्लैनेट है, ठीक है, 75, 47 होता था हमारा इंडिपेंडेंस टाइम था ना, इंडिपेंडेंस को अभी कितने साल हो गए, कितने ईयर्स हो गए, काउंट करो, 76 ईयर्स, 76 या 77 है ना। तो एनीवेज अगर इतना ही दूर कोई प्लैनेट होता हमारे हमारे अर्थ से, ठीक है,
और वो अगर अभी टेलीस्कोप से देख रहा होता, इतने मिलियन, इतने लाइट ईयर्स अवे, 76 लाइट ईयर्स अवे होता, 76 लाइट ईयर्स अवे वो देख रहा होता टेलीस्कोप से, तो उसे अभी आजादी की लड़ाई दिख रही होती। क्यों? क्योंकि यहां से चलने वाली लाइट वहां पे कितने साल बाद पहुंची है? 76 लाइट ईयर्स अवे। इसी तरीके से जो तुम स्टार्स आज देख रहे हो वो आज वहां हो या ना हो हमें पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे था। जो लाइट आज यहाँ पहुंच रही है वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले वहां से चली थी, वो आज तुम्हारी आंखों पे आई है। तो हो सकता है वो चला ही गया, उसका नामो निशान ही ना हो। ठीक है, अच्छा ये ठीक है, ये अच्छी बात है। अच्छा इधर ध्यान दें, तो पॉइंट इज दिस, when we look at the stars we are not looking at their present, we are looking into the past. so it's like time travel। ठीक है, तुम टाइम को देख रहे हो आते हुए। अच्छा एनीवेज, तो इधर देखिए, तो since stars are very distinct they are point size source of light। तो होते तो स्टार्स बहुत बड़े हैं, पर उनमें से वो इतनी दूर होते हैं कि वो क्या दिखाई देते हैं? एज अ पॉइंट साइज। कैसे दिखाई देते हैं? पर ऑन द अदर हैंड जो सन है या स्टार, जो मून है, वो हमें पॉइंट साइज नहीं लगता क्योंकि वो हमारे पास है। ठीक है, तो पहली बात तो ये याद रखना है कि स्टार्स आर कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर वेरी फार अवे। अच्छा, अब उस एक पॉइंट से लाइट आ रही है, उस एक पॉइंट से क्या आ रही है? लाइट आ रही है। और यहाँ पे ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है, और ये तुम हो अर्थ पे। ठीक है, तो होता ये है कि जैसे जैसे लाइट का पाथ पहुंचता है तो एक वो छोटी सी, अब होता क्या है, एयर कहीं पे जो एटमॉस्फेयर है वो कहीं पे ज्यादा डेंस है, कहीं पे कम डेंस है। जहां पे ज्यादा डेंस है वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका ज्यादा है, जहां पे कम डेंस है वहां पे उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। स्पेस में ना, अब अर्थ में आ गई ना लाइट, बाहर तो वैक्यूम था। हाँ, तो अंदर वेरिंग डिग्री है, यहाँ पे वेरिंग कंडीशंस है एटमॉस्फेयर की। एटमॉस्फेयर की कंडीशन क्या है? वेरिंग। कोई लेयर कभी ठंडी है, कोई कभी गर्म है, तो इससे क्या होगा, ये लाइट रे जो आ रही है ये कभी ज्यादा बेंड होगी, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। जस्ट लाइक वो फायर के ऊपर फ्लिकरिंग इफेक्ट आ रहा था वैसे ही आएगा। पर इससे क्या होगा, वो एक पॉइंट साइज लाइट है, वो यहाँ पे जा रही थी पहले, यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। तो कभी लाइट यहाँ पहुंचती है, कभी यहाँ पहुंचती है, कभी यहाँ, कभी यहाँ। आइस पे पहुंचती अमाउंट ऑफ लाइट कम हो जाती है। मतलब वो ट्विंकल नहीं कर रहा, ट्विंकल नहीं कर रहा, वो जो लाइट है वो कभी इधर चली गई, कभी इधर चली गई तुम्हारी आंख में, क्योंकि वो रिफ्रैक्शन हो रहा है और वो रिफ्रैक्शन वेरी कर रहा है। तो हर एक सेकेंड में डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट आ रही है। ठीक है, और वो डिफरेंट अमाउंट ऑफ लाइट आने की वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो ट्विंकल कर रहा है, बट एक्चुअल में वो ट्विंकल नहीं कर रहा है, क्योंकि पोल स्टार एक तो पास है और उसकी लाइट ज्यादा है। तो वही चीज अभी देखो, सन क्यों नहीं ट्विंकल करता या मून क्यों नहीं ट्विंकल करता? तो उससे क्या हुआ? हाँ, ज्यादा लाइट आ पा रही है, ऊपर से वो पॉइंट साइज नहीं है, वो पॉइंट साइज नहीं है। जो सन है वो वाई डू सन नॉट ट्विंकल, या वाई मून डजंट ट्विंकल? बिकॉज दे आर वेरी लार्ज, वो लार्ज दिखाई देते हैं हमें बिकॉज दे आर पास, दे आर नियर टू अस, है ना, पास। तो इस केस में उनके जो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स है इनको कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? तो पॉइंट साइज नहीं है, उसके बहुत सारे कलेक्शंस है पॉइंट्स के। तो होता क्या है, एक पॉइंट का लाइट अगर तुम्हारी आईज पे मिस हो भी गई तो दूसरे पॉइंट की लाइट वहां तक पहुंच जाती है। तो अमाउंट ऑफ लाइट क्या वेरी करती है? नहीं करती। तो पॉइंट इज दिस, तुम्हारे आईज तक ये वाला पॉइंट नहीं पहुंचा पर ये वाला पहुंच गया, क्योंकि वो एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, एक बड़ा ऑब्जेक्ट है। इसकी वजह से स्टार्स या प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। कौन ट्विंकल नहीं करते? ठीक है, और प्लैनेट्स को अगर तुम ध्यान से देखो, प्लैनेट्स बड़े आसानी से दिख जाते हैं, या हाँ, लाइट एमिट नहीं करते, वो रिफ्लेक्ट तो करते हैं, तो वो दिखते हैं। जुपिटर दिखता है, मार्स, तो वो आ गया ना, गूगल स्काई मैप वगैरह खोलो, देखो कौन सा स्टार कौन सा है। ठीक है, तो ऊपर दिखाई देगा कि ये कौन सा है, वो कौन सा है। करे ट्राई कभी? नहीं, कुछ काम की भी ऐप डाल लिया करो तुम। चलो मिटाएं से। तो फर्स्ट, वाई स्टार्स ट्विंकल, इसका आंसर लिखो।
देखो पॉइंट ये है, स्टार एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उस पॉइंट से आने वाली लाइट कभी कभी तेरी आंखों को मिस कर जाएगी, कभी इधर चली जाएगी कभी इधर, क्यों? क्योंकि रिफ्रैक्शन हो रहा है बार बार। तो कभी इधर चली गई कभी इधर चली गई, तो वो तुम्हें ऐसा लगेगा कि लाइट कभी ज्यादा आ रही कभी कम, इससे वो ट्विंकल करता हुआ दिखाई देगा। अभी क्वेश्चन दूसरा लिखवाऊंगा, प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, क्योंकि प्लैनेट में एक पॉइंट नहीं होता, वो बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है, बड़ा होता है प्लैनेट। तो उससे आने वाली लाइट अगर एक पॉइंट मिस हो भी गई तो दूसरा पॉइंट की लाइट तुम्हारी आईज तक पहुंच जाएगी। तो बनाओ। तो प्लैनेट्स इसीलिए ट्विंकल नहीं करते बिकॉज दे आर कलेक्शन ऑफ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, बट स्टार इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट साइज ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब जो ये समझो, जो मैं टाइम की बात कर रहा था, वो टाइम की प्रॉब्लम भी है। हमें सन 2 मिनट पहले ही दिख जाता है, जो दिखना चाहिए था उससे पहले 2 मिनट पहले ही। कैसे? देखो, जहां तक तुम्हें दिखाई देता है एंड तक, उसे बोलते हैं हॉराइजन। क्या बोलते हैं? हॉराइजन। जब सन हॉराइजन से नीचे ही होता है तो उसकी लाइट आती है, और जैसी एयर में एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, एयर उसके लिए डेंसर है क्योंकि बाहर वैक्यूम है, सनलाइट बाहर से आ रही है, बाहर वैक्यूम है, और रेयरर टू डेंसर आने में इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। किधर बेंड करेगा? और टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करके इट विल एंटर योर आईज। पर वो हॉराइजन से नीचे ही है, पर तुम्हें दिखाई कहां देगा? तुम्हें दिखाई, ये बेंड हो गया, पर वो दिखाई कहां देगा? जहां तुम्हें तो नहीं पता ना, कि तुम्हें ऐसा लगता है कि जहां सन दिख रहा है वहां नहीं होगा सन, सन तो नीचे होगा। तुम्हारा दिमाग तो वहीं देखेगा जहां पे उसको, उसकी लाइट आ रही है जहां से। तो हमें दिखाई ऊपर देता है, पर एक्चुअल में वो होता हॉराइजन से नीचे है। तो ये भी एक धोखा है, ठीक है। तो याद रखेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे, समझ लो। ये क्लियर हो गया, यस और नो? ये अपने घर पे होमवर्क में बना के आएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि सनलाइट जैसे एंटर करती है एटमॉस्फेयर में, इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और हमें ऐसा लगता है कि वो यहाँ से आ रही है, क्योंकि बेंड हुई भी लाइट हमारी आईज में आ रही है, तो हमें ऐसा दिखाई देता है कि वो आगे से आ रही है। समझ आया? एक तो ये बात। दूसरी बात, यही चीज स्टार्स में भी अप्लाई होती है, और हमें जो स्टार्स की पोजीशन दिखती है वो भी सच नहीं है। स्टार्स जहां पे दिख रहा है वो वहां पे है नहीं। तो उसकी जो एपरेंट पोजीशन होती है वो ऊपर होती है, और हमें कहां पे दिखाई देती है? नहीं, एपरेंट ऊपर, हमें दिखाई ऊपर देता है, पर होती कहां पे है? नीचे। वही सेम रीजन, लाइट आई, जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में एंटर करी इट विल बेंड, और बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल करने से हमें ऐसा लगता है कि स्टार की लाइट यहाँ से आ रही है। तो हमें स्टार की लाइट यहाँ से आती हुई दिखाई देती है, पर एक्चुअल में स्टार कहाँ है? उससे नीचे है। तो दिस क्वेश्चन इज कॉल्ड व्हाई द एपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज ऑलवेज हायर, बिकॉज light, when it enters the atmosphere, it undergoes refraction and it bends towards normal. So it appears to us that the star is higher than it is actually is. तो इसको तुम एक बार रीड करके आना, डाउट आएगा तो मैं दोबारा समझा दूंगा, पर इसके होमवर्क लिख लो ये दो क्वेश्चन में जल्दी से। Why apparent position of star is higher? Why apparent position of star is higher? And second, why apparent position of star is higher? Second is, question is, why? What is the reason for advanced sunrise and delayed sunset? What is the reason for advanced sunrise and delayed sunset? मतलब सनराइज जल्दी हो जाता है और सनसेट लेट में होता है, उसके रीजन लिखने हैं, ठीक है। व्हाट इज द रीजन फॉर एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट? और इसका तुम्हें वो भी करना है, डायग्राम भी बना के आना, ठीक है। और होमवर्क दिया था मैंने, क्वेश्चन ये है, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू? ठीक है। फर्स्ट इसको लिखेंगे, इसका आंसर में लिखेंगे, डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स इन द एटमॉस्फेयर dust and smoke particles in the atmosphere
is responsible for is responsible for scattering of light of shorter wavelength, scattering of light of shorter wavelength at the blue end, ये जो लिखा हुआ है, scattering of यहाँ तक blue end, scattering of shorter wavelengths at the blue end, यहाँ तक लिखा, due to their smaller size, due to their smaller size. Blue end due to their smaller size. हम कह रहे हैं जो डस्ट और स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं क्योंकि उनका पार्टिकल साइज छोटा है. छोटा पार्टिकल को स्कैटर करने के छोटी वेवलेंथ ही उसके रास्ते में आती है और टकराती है, और अगर बड़ी वेवलेंथ हो तो वो उसके ऊपर से चली जाएगी और वो स्कैटर नहीं होगी. तो रेड डज नॉट स्कैटर बट ब्लू स्कैटर्स. तो इसीलिए द कलर ऑफ स्काई इज ब्लू. इसके अंदर एक और पॉइंट ऐड कर लेना. सिंस द कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द colloid particle, since the color of the scattered light depends upon size of the colloid particle, comma, red light does not scatter. तो अगर हम बोले कि ये सब डस्ट और स्मोक के पार्टिकल की वजह से हो रहा है कि ब्लू कलर दिख रहा है, तो जहां डस्ट और स्मोक नहीं होगा तो वहां क्या कलर दिखेगा स्काई का? तो ब्लैक दिखेगा. अगर हम एरोप्लेन में बहुत ऊपर हाइट पे जाते हैं तो जो स्काई होता है वो डार्क दिखाई देता है क्योंकि वहां पे डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स नहीं होते. तो एयर जो स्काई का कलर है इट विल अपीयर ब्लैक. तो क्वेश्चन इज व्हाई sky appears dark to the passengers. Why the sky appears dark to the passengers at very high altitude? स्पेस में पहुंचे नहीं है तो अर्थ पे ही, पर वहां पे डस्ट पार्टिकल नहीं है तो इसीलिए हमें कलर नहीं दिख रहा स्काई का. ठीक है, क्लियर है? और टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट वेरी हाई एल्टीट्यूड. नेक्स्ट, तो रीजन क्या है? बिकॉज there are no dust particles to scatter light at high altitude. Particles to scatter light at high altitude. हाई एल्टीट्यूड्स पे लाइट को स्कैटर करने के लिए डस्ट पार्टिकल ही नहीं होते. ठीक है, डन है? नेक्स्ट, क्वेश्चन, व्हाई द डेंजर साइंस आर ऑलवेज रेड? डेंजर सिग्नल, डेंजर लाइट, हाँ, why we can see them at very far away? लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होती है एंड इट डज नॉट स्कैटर विद स्मोक क्योंकि स्मोक के पार्टिकल्स क्या होते हैं. तो क्वेश्चन लिखना, व्हाई डेंजर सिग्नल्स आर रेड इन कलर?
Why danger signals are red in color? So answer is the red is least scattered by fog and smoke. Therefore, it can be seen at a very large distance. ठीक है, इससे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ये वाला पार्ट न्यू चैप्टर में डिलीट, न्यू कोर्स में डिलीटेड है. ठीक है, तो अब जरा एक बार हम जस्ट रिकैप कर लेते हैं. ठीक है, इस चैप्टर में सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कॉर्निया, रेटिना, प्यूपिल, सीलियरी मसल, लेंस, आई लेंस. फिर हमने पढ़ा था डिफेक्ट्स एंड पावर ऑफ अकोमोडेशन. नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट इन्फिनिटी. नियर पॉइंट पास आ जाए तो डिस्टेंट विजन हो जाती है, और अगर फार पॉइंट आ जाए पास, नियर पॉइंट दूर चला जाए तो ये होता है ना. तो ये दो तरह का विजन होती थी प्रॉब्लम्स, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया. उन दोनों के करेक्शंस हमने कुछ फॉर्मूलाज और न्यूमेरिकल्स करे थे, और उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट डिस्पर्जन, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो किया था. फिर हमने पढ़ा डिस्पर्जन, स्कैटरिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. फिर हमने पढ़ा था रेनबो फॉर्मेशंस, और रेनबो फॉर्मेशन के बाद हमने ये कुछ फिनोमेना देखे. व्हाई द ऑब्जेक्ट सीम्स टू फ्लिकर ओवर हॉट एयर, व्हाई there is advanced sunrise and delayed sunset, the apparent position of star is not the same, apparent position of star is not the actual position, why stars twinkle, why what is the color of, why is the color of sky blue, why sky appears dark to the outside passenger जो बाहर जा रहा है स्पेस से, है ना. तो पॉइंट क्लियर है ये सारे. ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एवरीथिंग. तो ये चैप्टर यही सब है. तो ये बायो जैसा चैप्टर है फिजिक्स का, इजी टू स्कोर. ठीक है, याद करना है बस, कुछ ज़्यादा है ही नहीं. तो अब हम फिजिक्स जैसा फिजिक्स का चैप्टर कर लेते हैं.